हेलो एवरीवन, वेलकम टू इवान IQ। लास्ट क्लास में अपन लाइफ प्रोसेस चैप्टर पढ़ रहे थे और लास्ट क्लास में अपन ने लाइफ प्रोसेस चैप्टर का मेनली सर्कुलेटरी सिस्टम था उसका पूरा मतलब कर लिया था कि हार्ट की फंक्शनिंग कैसे होती है और हार्ट में कितने पार्ट्स होते हैं, हार्ट का हर पार्ट क्या फंक्शन करता है, आर्टरीज और वेन्स में क्या क्या डिफरेंस होता है। ये सब अपन ने कल पूरी लास्ट क्लास में कर लिया था। अपन इस क्लास में क्या पढ़ेंगे, अपन पढ़ेंगे कि डबल सर्कुलेशन और सिंगल सर्कुलेशन क्या होता है, फिशेस में क्या डिफरेंस होता है ह्यूमन से, है ना। ये सब पढ़ेंगे। इसके अलावा अपन सिस्टोलिक प्रेशर, डायस्टोलिक प्रेशर, हाइपरटेंशन और हाइपोटेंशन ये भी पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपन आज का पढ़ने का। तो क्या पढ़ेंगे, जैसे अपन पहले डबल सर्कुलेशन क्या होता है और सिंगल सर्कुलेशन क्या होता है वो देख लेते हैं। तो कल अपन ने पढ़ा था कि हार्ट में मेनली 4 चैम्बर्स होते हैं, ऐसा हार्ट होता है, ठीक है। ये हार्ट है, 4 चैम्बर्स है इसमें, 4 चैम्बर्स है। ये होता है अपन का लेफ्ट एट्रियम, ये होता है अपन का वेंट्रिकल लेफ्ट, ये होता है राइट वेंट्रिकल, ये होता है राइट एट्रियम, ठीक है। मतलब जो ऊपर वाले चैम्बर होते हैं उनको बोलते हैं एट्रिया और जो नीचे वाले चैम्बर होते हैं उनको बोलते हैं वेंट्रिकल, ठीक है। ये अपन के लंग्स, ये अपन के लंग्स और ये अपन के बॉडी, बॉडी की कैपिलरीज। यहाँ पे बॉडी लिखना चाहिए था मैंने, अब कैपिलरीज लिख दिया तो मिटा रहा नहीं, ठीक है। ये कैपिलरीज। अब क्या होता है, लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है इसमें, ठीक है। किसमें, एट्रियम में। एट्रियम क्या होता है, रिलैक्स होता है, फिर कॉन्ट्रैक्ट होता है। जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट होता है तो सारा ब्लड चला जाता है वेंट्रिकल में, और वेंट्रिकल से वो कहाँ जाता है, वो एक नर्व के थ्रू जाता है बॉडी में, ठीक है। उस नर्व, यहाँ की जो हार्ट पे जो नर्व होती है उसको क्या बोलते हैं, आउटा। नर्व नहीं, ब्लड वेसल, ठीक है, आउटा। और वो सबसे लार्जेस्ट आर्टरी है, क्योंकि ऑक्सीजनेटेड ब्लड सबसे बड़ा कौन सी आर्टरी में जाता है, तो वो होता है आउटा में, ठीक है। फिर कैपिलरीज में पूरा ऑक्सीजन उसका यूज हो जाता है और अब आता है CO2 वाला ब्लड। CO2 वाला ब्लड यहाँ एंटर होता है, ठीक है। कहाँ से एंटर होता है, तो दो वेन से एंटर होता है। एक होती है सुपीरियर वेना केवा और एक होती है इंफीरियर वेना केवा, है ना। तो मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ वेना केवा, वेना केवा के थ्रू ये एंटर हुआ। अभी वापस रिलैक्स होगा, फिर कॉन्ट्रैक्ट होगा, फिर वेंट्रिकल में जाएगा, फिर ये वहां से जाएगा अपन के लंग्स में ऑक्सीजनेट होने के लिए। अब ये पूरा सर्कुलेशन देखो, इसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी आ रहा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी आ रहा है एक ही जगह पे। और ये वॉल्स होते हैं इसमें ताकि वो सेपरेटेड रहे, ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड मिक्स ना हो, है ना। और उन वॉल्स को बोलते थे सेप्टम। तो ह्यूमन में ये पूरा सर्कुलेशन है। इसमें क्या हो रहा है, एक लंग्स का सर्कुलेशन अलग चल रहा है, लंग्स में भी सर्कुलेशन हो रहा है, यहाँ से भी लंग्स का ब्लड का ट्रांसफॉर्म हो रहा है और एक बॉडी के थ्रू भी सर्कुलेशन हो रहा है। तो दो सर्कुलेशन चल रहे हैं, मतलब एक साइकिल में डबल सर्कुलेशन होता है ना। एक ही बार में वो लंग्स को भी संभाल रहा है, एक ही बार में वो ब्लड अपन के बॉडी में भी जा रहा है, तो इसको बोलते हैं डबल सर्कुलेशन, है ना। एक सर्कुलेशन है जो लंग्स से रिलेटेड है, एक सर्कुलेशन है जो अपन की बॉडी से रिलेटेड है, तो उसको बोलते थे फर्स्ट सर्कुलेशन जो लंग्स से रिलेटेड है उसको बोलते थे पल्मोनरी सर्कुलेशन, है ना। और सेकंड जो अपन की बॉडी से रिलेटेड है ना उसको बोलते थे सिस्टमैटिक। तो ये दोनों सर्कुलेशन है, पल्मोनरी और सिस्टमैटिक, दो सर्कुलेशन अपन की बॉडी में चल रहे होते हैं और अपन के हार्ट में मेनली 4 चैम्बर है। अब ये डबल सर्कुलेशन अपन को जरूरत ही क्या है, मतलब अपन ह्यूमन बीइंग में डबल सर्कुलेशन क्यों होता है, ऐसा क्यों नहीं होता कि एक जगह से आए एक जगह से जाए, मतलब ऐसा हार्ट क्यों नहीं था। ऐसा हार्ट भी तो हो सकता था 2 चैम्बर का, ठीक है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता, ऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप हो जाता, है ना। ऐसा क्यों नहीं किया, ये डीऑक्सीजनेटेड वाला ब्लड के लिए अलग से चैम्बर क्यों बनाया और ये सब क्यों इतना माथाफोड़ी क्यों करी। तो इसका आंसर है, जो ह्यूमन बीइंग है या जो भी वर्टिब्रेट्स होते हैं ना वो वार्म ब्लडेड ऑर्गेनिज्म। वार्म ब्लडेड क्या होता है, अपन का जो एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर है और अपन का टेम्परेचर उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस है। कैसे, मतलब जैसे एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर बहुत ज्यादा ठंडा है तो अपन का जो ब्लड है ना वो गर्म है ना, क्योंकि अपन वार्म ब्लडेड है। तो ऐसे कुछ वार्म ब्लडेड ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे जो बर्ड्स होती है, एव्स होता है ना, एव्स पूरी कैटेगरी 9th में पड़ी होगी, वो भी वार्म ब्लडेड होता है। तो उनका ब्लड भी एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर से अलग टेम्परेचर पे होता है। तो वार्म ब्लड को रखने के लिए कुछ ना कुछ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, और एनर्जी की रिक्वायरमेंट कैसे पूरी होगी, रेस्पिरेशन प्रोसेस से। और रेस्पिरेशन डिपेंड करता है O2 पे। तो O2 की जो रिक्वायरमेंट है ना बॉडी में वो बहुत ज्यादा है, और O2 की रिक्वायरमेंट कौन फुलफिल करेगा, सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम जितना अच्छा होगा उतनी अच्छे से O2 हर जगह पहुंचेगी। और यही कराने के लिए अपन को डबल सर्कुलेटरी सिस्टम दिया, क्योंकि अपन की एनर्जी रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है ना, उस कंपेरेटिवली जो कोल्ड ब्लडेड होते हैं उनमें इतनी एनर्जी रिक्वायरमेंट नहीं होती है, क्योंकि उनका ब्लड जो है वो टेम्परेचर के बराबर ही है, उनको गर्म रखने की जरूरत ही नहीं है। पर अपन का ब्लड जो है ना वो गर्म है, तो अपन को गर्म रखने की जरूरत है और एनर्जी रिक्वायरमेंट ज्यादा होने की वजह से अपन के अंदर डबल सर्कुलेटरी सिस्टम है।
तो अगर ऐसे पूछेंगे ना कि वाई इन वर्टिब्रेट्स देयर इज डबल सर्कुलेटरी सिस्टम, तो उसका आंसर क्या होगा? तो उसका आंसर होगा द एनर्जी रिक्वायरमेंट्स ऑफ वर्टिब्रेट्स इज स्लाइटली ग्रेटर देन the other organisms who are cold blooded. So because of our hot blood, our energy requirements are greater and that's why we have double circulatory system. ठीक है, तो अपन का ये मेन रीजन है कि ये होता है। ठीक है, पल्मोनरी सिस्टमैटिक और ये तो सिंगल सर्कुलेटरी सिस्टम भी थोड़ा बहुत बता ही देता है। तो ये तो हो गया डबल सर्कुलेटरी सिस्टम। ह्यूमन बींग अपन जो है उसमें डबल सर्कुलेटरी है। ठीक है, तो ये जो है डबल सर्कुलेटरी सिस्टम। और इसका रीजन क्या है? क्योंकि अपन की एनर्जी रिक्वायरमेंट ज्यादा है बाकियों के कंपेरेटिवली, और अपन वार्म ब्लडेड भी होते हैं इसलिए, है ना। तो अब अपन आते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है सिंगल सर्कुलेटरी सिस्टम। सिंगल सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है? ठीक है, सिंगल सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है? जैसे फिशेज होती है ना, फिशेज की इतनी एनर्जी रिक्वायरमेंट है नहीं, क्योंकि उनका जो ब्लड है वो कोल्ड ब्लडेड है। तो जो फिशेज होती है वो कोल्ड ब्लडेड ऑर्गेनिजम्स है, तो उनकी एनर्जी रिक्वायरमेंट इतनी है नहीं। फिश बनाने की जरूरत नहीं थी यहाँ पे, और मैंने बना दी है क्योंकि अच्छे से समझेंगे बस। तो ये फिश है अगर, तो इसका जो हार्ट होता है ना, इसका जो हार्ट है वो ऐसा है, दो चैम्बर, एक ये एक ये। ब्लड यहाँ से आएगा, यहाँ से ये प्रेशर क्रिएट करेगा उसमें, और यहाँ से ये हाई प्रेशर पे जाएगा। ठीक है, यहाँ से ये हाई प्रेशर पे। ठीक है, और यहाँ पे आ रहा था लो प्रेशर का। यहाँ पे मिक्सिंग भी अलाउड होती है, ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड मिक्स भी हो जाते हैं सिंगल सिस्टम में, क्योंकि उनकी एनर्जी रिक्वायरमेंट इतनी है ही नहीं। अगर वो वार्म ब्लडेड है तो उनकी एनर्जी रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, कोल्ड ब्लडेड है तो इनकी एनर्जी रिक्वायरमेंट इतनी नहीं होती है, तो इसमें सिंगल सर्कुलेटरी सिस्टम ही होता है। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनकी एनर्जी रिक्वायरमेंट इतनी नहीं होती है, जो कोल्ड ब्लडेड होता है, उनमें दो चैम्बर ही होते हैं, और उससे भी कम भी होते हैं। तो वन के दो चैम्बर का ये होता है। ये किस में होता है? तो ये मेनली फिशेस में होता है। और फिशेस को क्लासिफाई करा था, मतलब किंगडम में क्लासिफाई करा था ना, एनिमल किंगडम में था। एक किंगडम था, उसका नाम था पीसेस, है ना। ये तो उसमें ये होता है सिंगल सर्कुलेटरी सिस्टम। सिंगल सर्कुलेटरी सिस्टम में ऑक्सीजन का जो इनटेक होगा वो इतना नहीं होता है जितना ह्यूमन में होता है, क्योंकि अपन के डबल सर्कुलेटरी सिस्टम में एक ही साइकिल में डबल सर्कुलेशन हो जाता है अपन का, इतना फास्ट होता है। यहाँ पे तो मतलब एक ही हो रहा है, एक बार आया एक ही बार गया वो। और अपन के यहाँ पे एक बार उधर आर्टरी वाला चल रहा है वेंट्रिकल से, और उधर से अलग से चल रहा है जो डीऑक्सीजनेटेड वाला चल रहा है। तो ऑक्सीजनेटेड वाला और डीऑक्सीजनेटेड वाला एक ही साथ हो रहा होता है, सबके सब एक साथ हो रहा होता है। पर सिंगल सर्कुलेटरी में इतना सब कुछ नहीं होता। ठीक है, तो ये क्लियर ही होगा कि सिंगल सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है और डबल सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है, और ह्यूमन में कौन सा है? तो डबल सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, अपन आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं क्या कि हार्ट पे देखते हैं। ये अपन का ह्यूमन हार्ट है। ह्यूमन हार्ट क्या करता है? यहाँ से पल्मोनरी वेन के थ्रू ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, लंग्स के थ्रू, है ना। ये लेफ्ट एट्रियम में जाता है, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में, और ये हाई प्रेशर पे पंप होता है आउटा के थ्रू। ठीक है, बहुत ज्यादा हाई प्रेशर। तो ये जो प्रेशर है ना बहुत ज्यादा हाई होता है। तो जो ब्लड के थ्रू प्रेशर अप्लाई होता है, वेल जो अपन की है ना ये वेसल्स, उनके ऊपर उनकी वॉल्स पे, उसको बोलते हैं ब्लड प्रेशर। उसको एक बार डिफाइन कर देते हैं। मैं सिर्फ बोल ही देता हूँ क्या बोलना है उसमें। द प्रेशर अप्लाइड बाय द ब्लड ऑन द वॉल्स ऑफ अवर ब्लड वेसल्स इज नोन एज ब्लड प्रेशर। ठीक है, जो प्रेशर अप्लाई होता है ना ब्लड के थ्रू अपन की वॉल्स पे, वेसल्स की वॉल्स पे, मतलब जो ब्लड वेसल्स है, उसको अपन ब्लड प्रेशर बोलते हैं। तो यहाँ पे देखना, यहाँ पे इसने अचानक से पंप करा है, बहुत अचानक से पंप हुआ है, तो बहुत हाई प्रेशर होगा। ठीक है, अब ये वाला जो पार्ट है, यहाँ पे जो आ रहा है ना ब्लड, वो तो पूरा प्रेशर रिलीज हो गया है। जैसे मेरे हार्ट से ब्लड गया और मेरी टो तक गया, तो पूरा प्रेशर रिलीज हो गया ना पूरा, तो उसने हाई प्रेशर जो था वो तो टो तक में यूज हो गया। अब जो ब्लड मेरे वापस हार्ट तक आएगा, वो जो हार्ट होगा, वो जो हार्ट तक वो ब्लड आएगा, वो काफी लो प्रेशर पे होगा, है ना, लो ब्लड प्रेशर पे। तो दो टाइप के प्रेशर होते हैं, एक हाई ब्लड प्रेशर जब कॉन्ट्रैक्ट होता है, और एक लो ब्लड प्रेशर जब हार्ट रिलैक्स हो रहा होता है। तो दो ब्लड प्रेशर होंगे। ठीक है, तो एक कॉन्ट्रैक्शन वाला और एक रिलैक्सेशन वाला। ठीक है, तो रिलैक्सेशन वाले स्टेट को क्या बोलते हैं? डायस्टोल, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। ठीक है, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। ठीक है, ब्लड की स्पेलिंग सही दिख रही होगी, प्रेशर।
और जो कॉन्ट्रैक्शन वाला होता है ना, वो होता है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, सिस्टोलिक। ठीक है, तो एक सिस्टोलिक होता है, एक डायस्टोलिक होता है। अब सिस्टोलिक जो ब्लड प्रेशर होता है उसको मेजर करते हैं कि अप्रोक्सीमेटली कितना होता है। तो कॉन्ट्रैक्शन के टाइम में ब्लड प्रेशर बहुत हाई होगा और अप्रोक्सीमेटली जब मेजर करा तो मैक्सिमम कितना आया, 120। 120 प्रेशर है ये। प्रेशर की यूनिट क्या होती है, एक तो पास्कल जब एयर का होता है, और mm ऑफ Hg जब फ्लूइड्स का मेजर करते हैं, जब लिक्विड्स का मेजर करते हैं। तो ब्लड एक फ्लूइड है, लिक्विड है, तो उसको 120 mm ऑफ मर्क्यूरी आया। ठीक है, mm ऑफ Hg मतलब मर्क्यूरी। और जब डायस्टोलिक मेजर करा रिलैक्सेशन के टाइम में तो आया 80 mm ऑफ मर्क्यूरी। तो ये होता है 80 mm ऑफ Hg। मतलब अपन के जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, तब अपन का मैक्सिमम ब्लड प्रेशर कितना होता है, 120। और जब हार्ट रिलैक्स हो रहा होता है तब ब्लड प्रेशर होता है 80। अब इससे कम किसी का हो गया उसका मतलब उसको लो ब्लड प्रेशर की डिजीज है, और इससे ज्यादा किसी का हो गया तो उसको हाई ब्लड प्रेशर की डिजीज है ना। अब ये वर्ड्स आपको याद रखने हैं, सिस्टोलिक क्या होता है और डायस्टोलिक क्या होता है, रिलैक्सेशन किससे रिलेटेड है और कॉन्ट्रैक्शन किससे रिलेटेड है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कितना होता है और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कितना होता है। ठीक है, रिलैक्सेशन के टाइम में डायस्टोलिक है 80 mm ऑफ Hg होता है, सिस्टोलिक के टाइम में 120 mm ऑफ Hg है। ठीक है, ये सब अपन को आ गया। पर इसमें अपन एक चीज मिस कर रहे हैं, ब्लड प्रेशर मेजर कर लिया, बस का मेजरिंग डिवाइस क्या है ना। ब्लड प्रेशर 120 mm ऑफ Hg तो है, पर इसको मेजर किसने करा, मेजरिंग डिवाइस कौन सा है, तो मेजरिंग डिवाइस है स्पिग्मोमैनोमीटर। ठीक है, ठीक है, वो है स्पिग्मोमैनोमीटर। तो स्पिग्मोमैनोमीटर क्या करता है, वो मेजर करता है, मेजरिंग डिवाइस है, इसको मैं लिखता नहीं हूँ, मेजरिंग डिवाइस है, इसको क्या लिखूंगा। तो स्पिग्मोमैनोमीटर एक ऐसा डिवाइस होता है जो ह्यूमन का ब्लड प्रेशर मेजर करता है वॉल्स के अक्रॉस। वो ऐसे करके करता है ना, जो वो वाला जो डॉक्टर्स और ये यूज करते हैं। तो ये पूरा स्पिग्मोमैनोमीटर वाला हो गया। अब हाई ब्लड प्रेशर वाली डिजीज को क्या बोलते हैं, डिजीज मतलब एक तरीके से वो है कि उन्होंने प्रॉपरली मेंटेन नहीं करा। जैसे मैं बताऊं कैसे होती है वो, मैंने एक पाइप ली, ये पाइप है, ये पाइप में से वाटर आ रहा है, ऐसे वाटर आ रहा है कंटिन्यूसली, पाइप में से वाटर आ रहा है, ये टैंकर है, इसके थ्रू वो वाटर इसमें से पास हो रहा है। अब जैसे मैं पाइप का जो स्टार्टिंग जिसका जहाँ से वाटर रिलीज हो रहा होता है ना, उस होल को मैं कम करता हूँ, उसका एरिया कम करता हूँ, तो अपन देखते हैं कि पानी बहुत स्पीड से निकलने लगता है। ऐसा देखते हैं, हर बच्चे ज़्यादा देखते होंगे कि जैसे ही मैं इसका एरिया कम करता हूँ तो उसकी वजह से वाटर की स्पीड इंक्रीज हो जाती है। तो यही चीज होती है अपन की आर्टरीज में, है ना। क्या क्या होता है उसमें, जैसे ये अपन की ब्लड वेसल है, ये अपन की ब्लड वेसल है, अपन कोलेस्ट्रॉल खाते हैं, फैट खाते हैं, तो वैसे इकट्ठा हो रहा है, ये इकट्ठा हो गया कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, अब ये एरिया क्या हो गया, कम हो गया, तो उसकी वजह से ब्लड जो होगा वो काफी हाई वेलोसिटी से निकलेगा। हाई वेलोसिटी से निकलेगा तो अपन आगे जाके फिजिक्स में पढ़ेंगे कि हाई वेलोसिटी की वजह से प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। तो हाई प्रेशर हो गया, हाई प्रेशर हो गया तो ब्लड प्रेशर अपन का इंक्रीज हो जाता है। तो कोलेस्ट्रॉल और फैट को अगर अपन डाइजेस्ट कर सकते हैं तो खाओ, नहीं तो फिर हाई ब्लड प्रेशर हो जाएगा। तो ये है। ठीक है, अब हाई ब्लड प्रेशर को अपन कुछ बोलेंगे, उसका कुछ नाम देंगे, और लो ब्लड प्रेशर का भी कुछ ना कुछ नाम होगा। तो हाई ब्लड प्रेशर को क्या बोलते हैं, हाई ब्लड प्रेशर, इसका नाम होता है हाइपरटेंशन, टेंशन हो जाती है। ठीक है, हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर, और एक लो ब्लड प्रेशर। लो ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर, ये क्या होता है, तो ये होता है हाइपोटेंशन। ठीक है, तो ये होता है हाइपरटेंशन और एक होता है हाइपोटेंशन। स्पिग्मोमैनोमीटर, ये पूरा अपन का आ गया। हाई ब्लड प्रेशर किसको क्या बोलते हैं और लो ब्लड प्रेशर को क्या बोलते हैं, डायस्टोलिक क्या होता है, सिस्टोलिक क्या होता है, ये सब अपन की बुक का था। ठीक है, काफी सब कुछ क्लियर हो गई आपको। अब अपन आगे बढ़ते हैं और अपन अब पढ़ते हैं लिम्फेटिक सिस्टम। ठीक है, लिम्फ, तो अपन पढ़ रहे हैं अब लिम्फेटिक सिस्टम। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्या होता है, जैसे जैसे अपन के हार्ट रहे, जैसे ही पंप करा, जैसे ही पंप करा ब्लड को, तो क्या होगा, जैसे ये हार्ट के आउटा है, आउटा से ब्लड निकला, ऐसे ब्लड निकला बहुत हाई प्रेशर पे। अब अपन की वॉल्स में से कंटिन्यूसली पंपिंग होती है। जैसे अपन बड़े हो जाएंगे
या फिर स्टार्टिंग से जैसे अपन पैदा होते तब से ही पंपिंग होना स्टार्ट हो जाती है ना? तो लिम्फेटिक सिस्टम से पहले एक बार मैं कुछ और बता रहा हूँ, ये वाली चीज़, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं मेंटेनेंस बाय प्लेटलेट्स, है ना? लिम्फेटिक सिस्टम से पहले एक बार अपन मेंटेनेंस बाय प्लेटलेट्स डिस्कस करते हैं। इसको एक बार हटाते हैं, मेंटेनेंस बाय प्लेटलेट्स डिस्कस करते हैं। ठीक है, मेंटेनेंस बाय प्लेटलेट्स क्या है? वही कि जैसे अपन की ये आउटा है, यहाँ से ब्लड निकल रहा है, ब्लड के छोटे-छोटे पार्टिकल है, सेल्युलर लेवल है। अब इतनी हाई प्रेशर पर निकलेगा, तो क्या ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है क्या कि अपन की वॉल्स में थोड़े बहुत लीक होना स्टार्ट हो जाए? इतनी हाई प्रेशर पे कंटीन्यूअस निकलता ही रहता है, जब से पैदा होते हैं तब से निकलता ही रहता है। एक बार तो वॉल थोड़ी बहुत कोरोड होने लगेगी ना कहीं से लीक होना स्टार्ट होगा, क्योंकि ये दिन में कितनी बार होता होगा। तो उसकी वजह से मान लेते हैं ये लीक हो गया, लीक होना स्टार्ट हो गया, तो उसकी वजह से क्या होगा? जैसे अपन को बोल रहे हैं कि अपन के पास पाइप है, उसमें से वाटर फ्लो हो रहा है और वो वाटर लीक हो रहा है, तो पाइप में क्या प्रेशर नहीं बन पाता। तो अगर प्रेशर नहीं बन पा रहा है, तो ये जितनी ऊपर तक जाना चाहिए था, उतनी ऊपर तक ये जाएगा ही नहीं, क्योंकि प्रेशर तो रिलीज हो गया यहीं पे, लीक होने की वजह से सारा प्रेशर रिड्यूस हो गया। तो इसकी वजह से तो अपन की बॉडी में लो ब्लड प्रेशर हो जाएगा और उसकी वजह से अपन का स्टेमिना या O2 में काफ़ी ज़्यादा रिडक्शन आएगा। तो ये लीक नहीं होना चाहिए। तो इसको कौन सही करता है? इसको सही करता है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स ये ह्यूमन का ब्लड ही है, इसमें प्लेटलेट्स होती है। ये क्या करती है? यहाँ की इकट्ठी हो जाती है और उस लीकेज पे क्लॉटिंग कर देती है। प्लेटलेट्स का काम ही तो ये होता है, क्लॉट फॉर्म करना। क्लॉट फॉर्म कर लेगी तो क्या होगा? वो होल जो होगा वो रिड्यूस हो जाएगा और थोड़े टाइम के बाद वो बंद भी हो जाएगा और उसकी वजह से लीकेज होना अपने आप बंद हो जाएगा। तो ये होता है प्लेटलेट्स का काम इंटरनल बॉडी में। तो प्लेटलेट्स का काम ऐसा नहीं कि सिर्फ इंजरी होती है तभी क्लॉटिंग होती है। अपन की बॉडी में इंटरनल काफ़ी सारी इंजरीज हो रही होती है हाई ब्लड प्रेशर की वजह से, और वो सब मेंटेन कौन कर रही है? तो वो सब मेंटेन कर रही है प्लेटलेट्स, है ना? काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है प्लेटलेट्स का मेंटेनेंस का, इंटरनल बॉडी जो सर्कुलेशन होता है उसमें। ठीक है? तो अपन आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं अपन लिम्फेटिक सिस्टम पे। चलो लिम्फेटिक सिस्टम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, लिम्फेटिक सिस्टम क्या होता है? तो लिम्फेटिक सिस्टम क्या होता है? जैसे अपन की बॉडी में वही अपन ने देखा कि कहीं न कहीं से होल्स होने लगे हैं, कहीं न कहीं से लीकेज होने लगेगा। तो कुछ ऐसे ब्लड के पार्टिकल्स होते हैं जो ब्लड वेसल में से फ्लो होते हुए, जैसे ये ब्लड वेसल है, ठीक है? थोड़े बहुत होल्स में से क्या होते हैं? थोड़े बहुत डिफ्यूज हो जाते हैं। अब ये सेल है, ये एक और सेल है, ये एक और सेल है, एक और सेल है। तो कुछ ब्लड के पार्टिकल्स यहाँ आके इकट्ठे होने लग गए, ठीक है? यहाँ आके इकट्ठे होने लग गए, पर ये जो ब्लड के पार्टिकल्स है ना, ये पूरा ब्लड नहीं है। इस ब्लड में कौन-कौन है? तो ये ब्लड के वो वाले कंपोनेंट्स हैं। कौन-कौन? प्लाज्मा है इसमें WBC भी है और इसमें प्रोटीन भी है, पर इसमें RBC नहीं है, ठीक है? RBC को लैक करते हैं ये। तो ये लीकेज की वजह से, थोड़े बहुत डिफ्यूजन की वजह से अपन के इंटरसेल्युलर स्पेसेस में जाके इकट्ठे होने लग जाते हैं। थोड़ा बहुत ब्लड अपन का रिलीज होता है उसमें और बाकी ब्लड इसमें अपने आप चल ही रहा है। तो ऐसा सिर्फ यहाँ नहीं होता है, बॉडी में हर जगह जहाँ-जहाँ सर्कुलेशन हो रहा है, हर ब्लड वेसल के आस-पास ये लिम्फ जाके इकट्ठा हो रहा है। तो ये जो पार्ट है ना, जो रिलीज हो गया यहाँ पे, इसको बोलते हैं लिम्फ, ठीक है? तो जो लिम्फ है वो पूरा ब्लड नहीं है, ठीक है? पूरा ब्लड नहीं है क्योंकि उसमें RBC नहीं है। तो लिम्फ का कलर कैसा होता है? ये पेल येलो होता है, पेल येलो। ये लिम्फ जो होता है पेल येलो होता है। अब जैसे अपन के ब्लड में तो WBC होता है, तो अपन के अगर ब्लड में कहीं न कहीं से कोई बैक्टीरिया आ गया या कोई इन्फेक्शन होने वाला है, तो WBC फाइट कर लेंगे। तो लिम्फ में भी उसके WBC हैं, थोड़े बहुत उसके पास WBC है और उसके जो WBC होते हैं उसको बोलते हैं लिम्फोसाइट्स। ठीक है? तो लिम्फ के जो WBC होते हैं उसको बोलते हैं लिम्फोसाइट, वो एक तरीके से WBC ही है और वो प्रोटेक्ट करते हैं। कोई भी अगर इंटरनल जैसे वो हो गया ना इन्फेक्शन लिम्फ के अंदर, तो उसको उसको बचा लेंगे। उसकी वो जो फाइटिंग-वाइटिंग करके, जो WBC का मेन काम यही तो होता है कि कोई भी एक्सटर्नल बैक्टीरिया आ गया, वायरस आ गया, उससे फाइट करो, तो लिम्फोसाइट भी वही करता है। इन्फेक्शन हो गया या फिर वायरस आ गया, तो लिम्फोसाइट जो होंगे उसको हेल्प करेंगे उस इन्फेक्शन को डिक्रीज़ करने में या खत्म करने में। ठीक है? तो लिम्फ ये होता है। अब लिम्फ का कलर-वलर आपने पढ़ लिया, लिम्फ के कंपोनेंट्स भी देख लिए। लिम्फ क्या है? प्लाज्मा, WBC, प्रोटीन, ये सब कैरी करता है वो, ठीक है? अब लिम्फ जो है ना, वो यहाँ पे इकट्ठा तो हो गया, तो अब ये तो अपन का ब्लड कम हो गया ना, ब्लड का कुछ पार्ट यहाँ चला गया, तो ब्लड तो मेंटेन रहना चाहिए
और ब्लड धीरे धीरे कम होने लग गया तो प्रेशर कैसे बनेगा, क्वांटिटी नहीं होगी तो प्रेशर ही नहीं बनेगा। तो वापस लिम्फ को हार्ट तक पहुंचाना है, पर ये तो यहाँ पे आ गया ना, इसको कौन पहुंचाएगा। तो क्या होता है, इधर आसपास छोटी छोटी कैपिलरीज होती है, ठीक है। कैपिलरीज क्या करती है, उस लिम्फ को एब्जॉर्ब कर लेती है और वो पूरा लिम्फ की कैपिलरीज ही होगी। तो एक तो ब्लड का सर्कुलेटरी सिस्टम है और साइड में एक लिम्फेटिक सर्कुलेटरी सिस्टम चलता है, ठीक है। तो एक ब्लड का सर्कुलेटरी सिस्टम चल ही रहा है, एक लिम्फेटिक सर्कुलेटरी सिस्टम और चलता है ना। तो अपन अब पढ़ते हैं लिम्फेटिक सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है। लिम्फेटिक सर्कुलेटरी सिस्टम, तो सबसे पहले इसके कंपोनेंट्स क्या क्या होंगे। अभी अपन ने देखा कि यहाँ का जो ब्लड होगा वो कौन ले लेगा, तो ये एब्जॉर्ब कर लेगी लिम्फ की कैपिलरीज, तो उसको बोलेंगे लिम्फ कैपिलरीज। फर्स्ट कंपोनेंट कौन हो गया, कैपिलरीज, लिम्फ वाली, ठीक है, ये ब्लड वाली नहीं है। फिर सेकंड, कैपिलरीज जो होगी ना वो स्मॉल नेटवर्क होता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, मतलब बहुत ज्यादा स्मॉल नेटवर्क। उस स्मॉल नेटवर्क को सारी इकट्ठा हो जाती है वेसल्स में, तो वो होती है लिम्फ वेसल्स, ठीक है, लिम्फ वेसल्स। और जहां जहां पे जैसे मैंने बोला कि ब्लड वेसल है, लिम्फ की वेसल है, ब्लड वेसल नहीं लिम्फ वेसल, यहाँ पे ऐसे नोड्स बने होते हैं, ऐसे नोड्स बने होते हैं। यहीं पे इन नोड्स पे जो लिम्फ की वेसल्स है ना, वहां पे जो नोड्स बने हुए ना, उनको बोलते हैं लिम्फ नोड्स, लिम्फ नोड्स। और यहीं पे लिम्फोसाइट सीक्रेट होते हैं, तो ऐसे अलग अलग नोड्स बने होते हैं और हर जगह जहाँ पे भी नोड्स है वहां पे लिम्फोसाइट सीक्रेट्स होंगे। सीक्रेशन जो होता है ना बनने का, वो यहीं पे बनते हैं, लिम्फोसाइट सीक्रेशन, ये यहाँ पे बनने स्टार्ट हो गए, ठीक है। तो ये अपन का लिम्फ नोड आ गया, लिम्फ नोड्स पे वो लिम्फोसाइट्स बनता है, वो जो एक तरीके से डब्ल्यूबीसी है, तो लिम्फ नोड्स होते हैं। और ये सब अलावा, इन सब के अलावा ये सारा जो होता है ये हेल्प करता है, सारा जो ब्लड अपन का रिलीज हो गया था ना उन सबको इकट्ठा करके वो डाल देता है वेन्स में, और वेन्स चली जाती है वेने कैवा में वापस हार्ट में, है ना। तो लिम्फ का ये पूरा होता है, एक ही सर्कुलेशन हो रहा है एक ही डायरेक्शन में। तो लिम्फ रिलीज होता है पहले कहाँ पे, इंटरसेलुलर स्पेसेस में, वहां से उसकी कैपिलरीज, वेसल्स और नोड्स ये सब हेल्प करती है वापस से वेन्स में डालने के लिए। और वेन्स अपन की ब्लड वाली जो वेन्स होती थी ना, आर्टरीज और वेन्स, उस वेन्स में आ जाएगा डीऑक्सीजनेटेड बन के, और फिर यह ब्लड में मिक्स हो जाता है, हार्ट में वापस से सर्कुलेशन स्टार्ट हो जाता है। तो लिम्फ का एक अलग सर्कुलेटरी सिस्टम चलता है। कौन कौन होता है उसमें, कैपिलरीज, वेसल्स और नोड्स। नोड्स क्या होते हैं, नोड्स हेल्प करते हैं लिम्फोसाइट्स के सीक्रेशन में, ठीक है। तो यही इसके मेन मेन पार्ट्स थे। मेन तो अपन ने देख लिया लिम्फ का, कलर पेल येलो है, लिम्फ नोड्स होती है, कैपिलरीज, वेसल्स और नोड्स, ठीक है। लिम्फ का सर्कुलेशन वन वे होता है। तो ब्लड और लिम्फ में डिफरेंस पूछेंगे तो क्या क्या बोलोगे, तो लिम्फ के अंदर आरबीसी नहीं होते, ब्लड के अंदर आरबीसी होता है। और जैसे अपन ऐसे बोलेंगे कि लिम्फ जो होता है उसमें खुद के डब्ल्यूबीसी होते हैं, उनको लिम्फोसाइट बोलते हैं, और ब्लड के अंदर डब्ल्यूबीसी होते हैं। लिम्फ का कलर पेल येलो होता है, उसका कलर प्योर रेड होता है। और ये सब इसके मेन मेन है, ठीक है। इन सब के अलावा एक इंपॉर्टेंट चीज, जो अपन के ह्यूमन के रेड ब्लड सेल होते हैं ना, ऐसे कुछ होते हैं, डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है। उसको क्या करना होता है, ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करना होता है। ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करने के लिए उसमें स्पेसेस बहुत ज़्यादा चाहिए, एक एरिया होना चाहिए ना, एरिया बहुत ज़्यादा होना चाहिए। और एरिया ज़्यादा करने की वजह से उसमें आरबीसी जो होते हैं अपन के, उसमें न्यूक्लियस नहीं होता, तो उसमें न्यूक्लियस ही नहीं होता, ठीक है। आरबीसी जो होता है उसमें न्यूक्लियस नहीं होता, क्योंकि स्पेसेस मिलेंगे, स्पेसेस मिलेंगे तो O2 का जो एब्जॉर्प्शन होगा वो काफ़ी अच्छे से होगा, ठीक है। तो अपन ने पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम खत्म कर दिया। अपन का ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम क्या क्या था, क्या क्या मेन मेन थे, आर्टरीज वेन में क्या डिफरेंस था, लिम्फेटिक सिस्टम क्या होता था, ये सब अपन ने पढ़ लिया आज। अब अपन पढ़ेंगे, थोड़ा सा डेमो देख लेते हैं जो अपन अगला करने वाले हैं। तो सर्कुलेशन, जो अपन ने सर्कुलेशन देखा है वो अपन ने मेनली किसके में देखा, फिशेस में देखा कि दो चैम्बर होते हैं, मतलब उसमें सिंगल सर्कुलेशन होता है, और एक ह्यूमन में देखा। अब हम देखेंगे प्लांट्स में, प्लांट्स में कैसे सर्कुलेशन होता है, प्लांट्स में भी हार्ट या ऐसा कुछ होता है क्या, ठीक है। तो प्लांट्स का सर्कुलेशन अपन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो प्लांट्स में क्या होता है, सर्कुलेशन होता है पर उतना एनर्जी रिक्वायरमेंट उनका है नहीं, O2 इनका रिक्वायरमेंट है नहीं, तो उनको मेनली क्या पहुंचाना है, इनको O2 और CO2 तो मिल जाते हैं डिफ्यूजन से, ठीक है। तो प्लांट्स में O2 और CO2 ये तो डिफ्यूज ही हो जाते हैं डायरेक्टली, उसमें कोई सर्कुलेटरी सिस्टम की जरूरत ही नहीं है। तो ये तो डिफ्यूजन मतलब वो डायरेक्टली
एयर से ही ले लेते हैं O2 और CO2, उनको आगे सर्कुलेट करवाना ही नहीं है। तो प्लांट के अंदर भी अगर रिक्वायरमेंट होगी तो डिफ्यूज ही हो रहा है, उसको कोई मेन चीज नहीं चाहिए। लेकिन जो फूड होता है ना, उसको ट्रांसपोर्टेशन के लिए हेल्प चाहिए, और वाटर के लिए भी, और थोड़े बहुत मिनरल्स, ये सब के लिए सर्कुलेशन की जरूरत है ना। तो ये तो डिफ्यूजन डायरेक्टली इसके लिए कोई ऑर्गन नहीं चाहिए, पर फूड, H2O और मिनरल्स के लिए रिक्वायरमेंट है। तो फूड को ट्रांसपोर्ट करने के लिए या सर्कुलेट करने के लिए ऑर्गन होते हैं, वॉस्कुलर बंडल्स, और फूड को ट्रांसपोर्ट कौन करता है? फ्लोएम। ठीक है, फ्लोएम। और H2O और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करता है अपन का जाइलम। तो ये दो मेन पार्ट्स हैं, एक जाइलम एक फ्लोएम। तो सर्कुलेटरी सिस्टम प्लांट्स में मेन ऑर्गन्स कौन कौन होते हैं? तो एक होता है जाइलम और एक होता है फ्लोएम। ठीक है, और इन दोनों को मिला के क्या बोलते हैं? वॉस्कुलर बंडल्स या वॉस्कुलर टिश्यूज। तो जाइलम और फ्लोएम को अपन को देखना है। अब अपन क्या करेंगे, इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे कि वाटर कैसे ट्रांसपोर्ट होता होगा, मिनरल्स कैसे ट्रांसपोर्ट होते होंगे। तो जाइलम का फंक्शन पहले पढ़ेंगे, और फिर अपन देखेंगे कि जो फूड कैसे ट्रांसपोर्ट होता होगा। तो दो पार्ट में, तो ह्यूमन सर्कुलेशन का अपन ने पूरा देखा था ना, जैसे वैसे की वैसे अपन प्लांट सर्कुलेशन भी देखेंगे, और दो पार्ट्स में देखेंगे। पहला देखेंगे वाटर का ट्रांसपोर्टेशन, और सेकंड देखेंगे फूड का ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, तो थोड़ा बहुत वाटर का डेमो देख लेते हैं। डेमो क्या है, क्या होता है उसमें, तो क्या होता होगा। ये देखो, जैसे ये अपन का प्लांट है, ये अपन के रूट्स हैं, और यहाँ तक सॉइल है। ठीक है, ये सॉइल है पूरा, और ये ऐसे इसकी ब्रांचेस है, ये इसकी लीफ है। ठीक है, ये इसकी लीफ है, ऐसे बहुत सारे इसके लीव्स है। अब H2O को लेना है, तो H2O वेपर फॉर्म में तो ये लेगा नहीं, तो H2O कहाँ से लेगा? तो ये सारा H2O यहीं से एब्जॉर्ब करेगा। अब एब्जॉर्ब करके इसको लीफ तक ले जाना है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो हो रहा है वो कहाँ पे हो रहा है? तो प्रोसेस हो रहा है लीफ में। फोटोसिंथेसिस लीफ में तो टेक प्लेस करेगी, क्योंकि वहीं पे H2O की रिक्वायरमेंट होती है। H2O को कहाँ जरूरत कहाँ है H2O की? तो वो फोटोसिंथेसिस वाले प्रोसेस में रिक्वायर्ड है। तो ये नीचे से ऊपर ले जाना है। अगर मैं ऐसे बोलता हूँ ना कि मेरे पास ऊपर एक टैंकर है, मैंने पाइप लगाई, तो यहाँ पे पानी अपने आप ही आ जाएगा, कोई मुझे एनर्जी खर्च नहीं करनी पड़ेगी। अपन घर में जो भी पानी आता है ना, जो नल वल होते हैं, वो सब इसी फिनोमेना पे बेस्ड है, क्योंकि अपन हाइट पे पानी रख रहे हैं, ऊपर टैंकर्स होते हैं, उसकी वजह से पानी इजीली आ जाता है। पर अगर मैं घर के नीचे टैंकर रख दूं और अब मैं नल लगाऊं, तो ऐसा आएगा क्या? पानी अब ऊपर आ जाएगा क्या? तो आंसर है नहीं, मुझे एक मोटर लगानी पड़ेगी, फिर पानी ऊपर आएगा। कुछ वर्क करना पड़ेगा मोटर लगा के, तो वाटर ऊपर आएगा। तो यही चीज हो रही है इसमें, पानी नीचे उसको ऊपर भेजना है, तो कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा ना, ताकि ऊपर तक पानी जाए। तो ये पूरा प्रोसेस कैसे होता होगा? तो ये दो तरीके से होता है। एक होता है बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपीरेशन, फर्स्ट मतलब ट्रांसपीरेशन, और एक होता है ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर दो तरीके से होता है। ठीक है, तो अपन ये ट्रांसपीरेशन और ऑस्मोटिक प्रेशर कैसे टेक प्लेस करते हैं जाइलम के अंदर, वो देखेंगे। जाइलम के डिफरेंट पार्ट्स क्या होते हैं, उन सब के क्या क्या काम होते हैं, ये सब भी कल देखेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए बहुत है। आप कल थोड़ा रिवाइज करके आना जो जो अपन ने पढ़ा है, जैसे सर्कुलेशन सिस्टम पढ़ा है ह्यूमन का, और रेस्पिरेटरी सिस्टम, इससे रिलेटेड थोड़े बहुत एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करेंगे, और अपन लास्ट में ये ट्रांसपीरेशन और ऑस्मोटिक प्रेशर भी कल पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए थैंक यू। मैं होप करता हूँ कि अच्छा सेशन लगा होगा आपको। अच्छा लग रहा है तो शेयर करें, और दूसरों को भी मौका दें क्वालिटी एजुकेशन पाने का।